अगर आप स्वस्थ हैं और कमाने लायक हैं, तो फिर आपके घर परिवार के लोग और ये समाज आपको प्रेरित करेगा एक ग्रस्त जीवन जीने के लिए। और ग्रस्त जीवन की शुरुआत होती है शादी से। तो शादी के बाद का जीवन वैसे तो आपसी सामंजस्य के हिसाब से चलता है, लेकिन फिर भी ग्रस्त जीवन में नारी पे कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। इसीलिए ये जो तीसरा सुख है वो पूर्ण रूप से नारी पे आधारित है। नमस्कार, मेरा नाम है रानू सिंह और आज हम चर्चा करेंगे हमारे 7 सुखों की श्रृंखला में तीसरा सुख, जिसका नाम है तीजा सुख कुलवंती नारी। शादी के शुरुआती दिन तो बड़े ही अच्छे निकलते हैं, लेकिन फिर ही कुछ समय बाद शुरू होता है असली जीवन। एक रोलर कोस्टर वाली जिंदगी, जिसमें दुख और सुख दोनों समान रूप से आते जाते रहते हैं। न तो सुख परमानेंट रूप से स्टैब्लिश होते हैं और न ही दुख पूर्ण रूप से गायब होते हैं। और उस समय एक ग्रस्त जीवन डगमगाने सा लगता है। और उस समय एक घर की औरत आगे आती है और पूरा ग्रस्त जीवन का भार अपने कंधों पे लेती है। और वहीं से उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और इसी के कारण औरतों को बहुत अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे अर्धांगिनी, गृह लक्ष्मी। और साथ ही साथ सभी पुरुषों को भी यह संकेत होता है कि वो अपने घर परिवार समाज में हमेशा नारियों की इज्जत करें, उनका सम्मान करें। और एक सांकेतिक रूप से भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, भगवान भी वहां पे निवास करते हैं। चूंकि एक ग्रस्त जीवन को चलाने के लिए औरत पे जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा होती हैं, इसीलिए पूर्व काल से ही औरत को हमेशा शादी के लिए अपना वर चुनने के लिए प्राथमिकता दी जाती रही है। जैसे अगर हम बहुचर्चित सीता जी और राम जी के विवाह की बात करें, तो सीता जी के लिए एक स्वयंवर रचाया गया था। और उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में शिव धनुष को रखा गया था कि जो भी महापुरुष उस शिव धनुष को तोड़ेगा, वो सीता जी से विवाह करने के लिए योग्य बनेगा। और उसके बाद भी सीता जी के हाथ में माला थी और उनको डिसाइड करना है कि उनको ये माला किनको पहनानी है और किसे अपने पति के रूप में स्वीकार करना है। मतलब प्रायोरिटी हमेशा महिला को दी गई है। समय के साथ चीजें बदलती हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज भी एक महिला को, एक लड़की को उसके घर परिवार के सारे लोग लड़का ढूंढने में मदद करते हैं। जैसे जब से हमारी समझ है, हम देखते आ रहे हैं कि अरेंज मैरिज हो रही है। अरेंज मैरिज में जनरली क्या होता है कि लड़की पक्ष वाले लड़के बहुत सारे ढूंढते हैं अपनी लड़की के लिए, और फिर आपस में सिर्फ सुंदरता ही नहीं देखी जाती है या पैसे ही नहीं देखे जाते, और भी बहुत सारे पैरामीटर चेक किए जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बहुत सारी चीजों को चेक करने के बाद ही एक अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं कि ठीक है, हम आपसी हमारे बच्चों की आपस में शादी करवाएंगे। जैसे मैं अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन की बात करूं, तो एक दिन मेरे पिताजी मेरे माताजी को बता रहे थे कि अपने लड़के के लिए एक रिश्ता आया है और घर परिवार अच्छा है, लड़का लड़की भी अच्छी है, तो हम शादी की बात आगे बढ़ाते हैं, दादाजी से परमिशन लेते हैं। तो मेरे माताजी ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, रुकिए, जिस घर परिवार और जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र से जितनी भी लड़कियां हमारे गांव में जिनकी शादी हुई है, उनके जो बच्चे हैं वो सुंदर नहीं हैं या फिर घर में थोड़े से हट के दिखते हैं। तो ये बात मैं सुन रहा था, तो ये बात मेरे माइंड में बैठ गई। उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। तो मेरे माइंड में ऐसा आया कि अगर मैं लव मैरिज करूंगा तो मैं शायद इन पैरामीटर्स को कभी भी चेक नहीं करूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, शादी तो अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए, क्योंकि अरेंज मैरिज में घर परिवार के लोग बहुत सारे पैरामीटर को चेक करते हैं, जितनी शायद एक जो यंग बॉय या गर्ल रहेंगे, इतना पैरामीटर को शायद सोचते भी नहीं होंगे। सिर्फ हमारे समाज की ही नहीं, इवन दो अगर हम वेस्टर्न कल्चर की भी बात करें, तो वहां भी एक लड़का एक लड़की के सामने अपने घुटने पे बैठ के प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी, डेफिनेटली ऐसा कुछ बोल के करता है। और उसमें उसमें भी उस लड़की को यह अधिकार होता है यस या नो करके उसको जवाब देने का। अगर वो चाहे तो उससे शादी करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। और शादियां जो होती है, सारे के सारे स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। डेफिनेटली अभी डेमोक्रेसी है तो लीगल कॉन्टेक्स्ट भी होने लगे हैं, कोर्ट मैरिज भी होती है, लेकिन कोर्ट मैरिज में क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कोर्ट जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रेक भी होते हैं। स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कम होते हैं। क्योंकि अगर आप हिंदू मैरिज की अगर बात करें, तो हिंदू मैरिज में जनरली क्या होता है कि अग्नि को साक्षी मान के उसके 7 फेरे लिए जाते हैं, या 7 वचन जो है वर वधु आपस में एक्सचेंज करते हैं। और वो जो 7 वचन होते हैं वो सिर्फ इसी जन्म के लिए नहीं, बल्कि आगे के 7 जन्मों तक
उनको फॉलो करते रहना है, ऐसा करके बताया जाता है। और संस्कृत में ये सब परफॉर्म होता है, और संस्कृत में तलाक जैसा कोई शब्द नहीं है, मतलब ये जो 7 वचन आपस में एक्सचेंज हुए हैं उनको ब्रेक करने जैसा कोई भी वचन, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो इस तरीके से ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। और एक वर वधू के अलावा आपस में दो जो परिवार जुड़ते हैं उनकी भी रिश्तेदारी बहुत लंबे समय तक रहती है। शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, वैसे तो पति और पत्नी के दोनों आपसी सामंजस्य और आपसी संस्कार पे निर्भर करता है, लेकिन फिर भी अगर स्त्री कुलवती है तो कितनी भी विकट परिस्थिति हो वो अपने घर को सुधार देगी और अपने जीवन को सफल बना देगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे चर्चा करें तो सीता जी एक राजा की बेटी थी, और वो उनका प्रारंभिक जीवन जो है एक राजमहल में बीता, सभी तरह की सुख सुविधाओं के साथ। लेकिन शादी के बाद वो कुछ समय तक तो शायद राजभवन में रही होगी, लेकिन उसके बाद उनको अपना जो बाकी का जीवन है वो जंगल में बिताना पड़ा, और बिना किसी शिकायत के उन्होंने अपना जीवन पूरा बिताया, अपने 2 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उनको बहुत संस्कारी भी बनाया, और इतना समर्पण किया उन्होंने, शायद इसीलिए आज हम उन्हें पूछते हैं। अभी आप बोलेंगे कि ये तो यार बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, आप रिसेंटली बताइए। तो रिसेंटली चर्चा कर लेते हैं सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी आज राज्यसभा की मेंबर हैं, और इन्फोसिस के फाउंडर मूर्ति साहब की पत्नी है। आइए एक बार वो देखो, उनका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसमें आपको काफी कुछ क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि उनका जीवन कैसा रहा। I just want to tell all young entrepreneurs, it is very difficult to live with the most successful man. They are not normal. They are eccentric. No, standing is fine. For a teacher, it's okay. They're not normal. They don't have a logic at home, only in the office. They expect you to be your wife. All entrepreneurs, they expect secretary, finance manager, nanny, advisor, and many more roles. A woman has to do all those. And any one of them you fail, that affects them badly. तो इस वीडियो में सुधा मूर्ति जी जो है, ये नारायण मूर्ति जी जो इन्फोसिस के फाउंडर है उनकी पत्नी है, और ये बता रहे हैं कि बीइंग ए फाउंडर ऑफ इन्फोसिस इन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, या इन्होंने कितने सारे रोल प्ले किए हैं अपने जीवन में। और उन्होंने साथ ही संदेश दिया कि जितने भी और औरतें हैं जिनके हस्बैंड जो हैं बिजनेस में हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एज ए वाइफ कितने सारे रोल अदा करने होंगे, कितने रोल प्ले करने होंगे, है ना। और इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो गृहस्थ जीवन है या जो अपना घर परिवार है अपने अकेले के दम पे मतलब इसको स्टैब्लिश किया है, खड़ा किया है। डेफिनेटली नारायण मूर्ति जी थे, लेकिन जो मेन डिसीजन मेकर थे या जो समय देना होता है वो मैक्सिमम इन्होंने दिया है। एक इंटरव्यू में इन्होंने ऐसा भी बताया कि इनके जो हस्बैंड हैं उनके बच्चों के पीटीएम्स में भी कभी नहीं आए, 14 ईयर्स तक कंटिन्यूसली यही अकेले ही जाते रहे हैं ये वहाँ पे, और उन्हें अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं, दोनों आज वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। तो और ये वापस एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आज की डेट में ये इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से, टॉप बिजनेस फैमिली में से एक है। तो ये होता है संस्कारों का फर्क। और दूसरा अगर हम देखें तो ये मोहतरमा जो है बॉलीवुड में काम करती थी, और इनकी शादी हुई एक बहुत बड़े बिजनेस घराने में मुंबई के, और इनके शादी के कुछ ही समय बाद वो दोनों भाई थे, तो उन दोनों भाइयों के बीच में ब्रेक हुआ और दोनों ने संपत्ति अलग अलग कर दी। जब ब्रेक हुआ तो तब भी वो अपने आप में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे दोनों। दूसरे भाई की पत्नी अच्छी थी तो उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया फिर से बहुत बड़ा बिजनेस, और इनके जो पति थे शायद उन्होंने जो सुधा मूर्ति जी जैसा बता रहे थे कि एक एंटरप्रेन्योर की वाइफ को कितने सारे रोल अदा करने होते हैं, शायद उन्होंने ये सारे रोल अदा नहीं किए। तो उनके जो पति का जो है मैक्सिमम टाइम शायद अपने घर परिवार में ही निकला होगा। और ऐसा ही नहीं, दूसरा कि उनके जो हस्बैंड है वो कोई बिजनेस में अच्छे नहीं थे, वो बिजनेस के मास्टर थे, वो बहुत ही बड़े, उनका मतलब नाम एक टॉप बिजनेसमैन में आता था। लेकिन समय और परिस्थिति के साथ शायद वो सब मैनेज नहीं कर पाए ऑल टुगेदर, तो फिर उनका बिजनेस डाउन होते गया ऐसे करते हुए
ऐसी भी नौबत आ गई कि उनकी ऑलमोस्ट सारी कंपनियां बैंकरप्सी पे पहुंच गई और उनकी वो जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सृजना जी हैं। ये दोनों नेपाली कपल हैं और इनके हस्बैंड को पीएचडी करनी थी तो ये चले गए यूएसए। यूएसए में कुछ समय बाद इनके सर में रेगुलर दर्द होने रखा तो ये डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने इनका डायग्नोसिस करने के बाद बताया कि इनको 4th स्टेज ब्रेन कैंसर है और ट्यूमर काफ़ी बड़ा है और शायद ये नहीं जी पाएंगे। ये चीज़ इनकी पत्नी को बताई, मतलब सुवेदी जी को बताई, और उनको बताया कि ये रफली 6-7 महीने तक और जी पाएंगे। तो ये जीने के बाद इन्होंने पूरा समय अपना एक एक सेकंड पूरा समर्पित कर दिया अपने हस्बैंड के लिए, अपने पति के लिए। इनको शायद एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ा होगा कभी भी कि ये अपने बीमारी के बारे में सोचे भी। उनको जितनी खुशियां ये दे सकती थी उतनी उन्होंने देने का प्रयास किया, हर तरीके से उनकी सेवा की। दुखद की बात है कि इनका जो देहांत है वो दिसंबर 2024 में हो गया और ये देवी जी हैं, अकेली हैं। दूसरा भी रिसेंट केस देख लेते हैं। आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में सुना होगा कि एक नवयुवक कपल हनीमून पे गया और वहाँ पे उस औरत ने अपने हस्बैंड को ही मार के फिर पहाड़ी से गिरा दिया। ये अगर ये संस्कारी होती तो ये अपने हस्बैंड को इतना भी बता सकती थी कि भाई मुझे तो किसी थर्ड पर्सन के साथ शादी करनी है तो मुझे उसके लिए आप फ्री कर देवें या परमिशन दे देवें, तो शायद हो सकता है ये लड़का उसे अलाउ कर देता कि ठीक है आपको अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी है वैसे जी सकते हैं। लेकिन ये इस औरत ने इनको इतना भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, उनको पूरा ही मार दिया गया। आज की डेट में वैसे तो ये जेल में, लेकिन फिर भी एक बार के लिए अगर हम सोचें तो अगर दोनों का फिर से अगर विवाह, क्योंकि दोनों अकेली हैं, दोनों का फिर से अगर विवाह करवाएं तो प्रोबेबली इनके विवाह के लिए देश दुनिया के सबसे टॉप घराने आएंगे कि देवी जी आप हमारे घर पे पधारिए, आपके जैसी सुलक्षणा नारी तो कहाँ मिल जाएगी। और प्रोबेबली इनकी शादी तो अगर कोई बुड्ढे को भी ऑफर करे तो वो भी बोलेंगे, कटाक्ष में बोलेगा उल्टा कि तू ही कर ले भाई, है ना। तो ये फर्क पड़ता है संस्कारों का। सुलक्षणा होना अपने जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है। सुलक्षणा नारी के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटी अगर हम 10 की बात करें तो ये इस प्रकार से हैं कि जो सुलक्षणा रहेगी आप उनको ये 10 पैरामीटर पे एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे सत्यनिष्ठा रहेगी, हमेशा धर्म का पालन करेंगे, वो सच्चाई पे चलेंगे, सच्चाई की बात करेंगे। उनका समर्पण रहेगा घर घर परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति। वो हमेशा मर्यादा में रहेंगे, मधुर भाषी रहेंगे। घर परिवार में ऐसी बहुत सारी स्थिति परिस्थिति आती है जब कुछ चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं और अपने मर्यादा में रह के काम करना पड़ता है। घर को बहुत ही गृह कुशलता रहेगी, मतलब घर को बहुत ही अच्छा सा वो मैनेज करके रखेंगी, है ना। भोजन, अच्छा भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल करना, अतिथि आए तो उनका सत्कार वगैरह करना, ये सारी चीज़ें रहेगी। फिर सहनशील रहें, सहनशीलता उनकी कैसी है, उनकी विकट परिस्थिति में वो अपना धैर्य कितना बना के रखती हैं और कितने विनम्र तरीके के साथ दूसरों के साथ पेश आती हैं। उनका भक्ति भाव में कैसा व्यवहार है। और ऐसा नहीं है कि भक्ति भाव सिर्फ सामान्य लोग ही करते हैं। आप अगर नीता अंबानी जी की बात करें या अनुष्का शर्मा जी की बात करें तो ये काफ़ी इनके वीडियोस पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, है ना। सातवां हम सदाचार देख लेते हैं कि ये आदर्श, इनका जो सदाचार इन द सेंस जो इनका व्यवहार है वो सभी के प्रति एक तरह से अच्छा बना रहे हैं। जैसे अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो जो औरत हैं वो अपने जो सोसाइटी के गार्ड्स हैं उनके साथ किस तरीके से पेश आती हैं, या अपने घर पे कोई काम करने के लिए आती है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह किसी भी काम के लिए, तो उनके साथ मेड के साथ किस तरह से पेश आती हैं। और भी बहुत सारे जितने भी सहयोगी लोग होते हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है, इससे आप पता कर सकते हैं कि उनका जो पालन पोषण है कैसा हुआ है, या वो फिर किस तरीके की आइडियोलॉजी रखती है। दूसरा, वो हमेशा सहयोगी बने रहें। ऐसा बहुत बार आता है कि जो एक व्यवस्थित या एक आइडियल लेडी रहेगी वो डेफिनेटली उसके मन में हमेशा करुणा और एक मदद की ये रहती हैं। वो हमेशा प्रेरित करती है अपने हस्बैंड को और फैमिली को कि हमेशा जो
नीडी हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे सुधा मूर्ति जी को आप देखेंगे कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो बहुत सारे सोशल इवेंट्स करती रहती है, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, है ना। फिर लज्जा और गरिमा रहे। लज्जा तो ऐसा भी बोला जाता है कि लज्जा जो है वो औरत का एक तरीके से आभूषण है, और अपने घर परिवार के प्रति और बच्चों के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बना के रखें, अपने बच्चों को सुसंस्कारी बनाएं। इस तरीके से अगर अगर आप ये मिनिमल पैरामीटर्स देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि नारी जो है वो सुलक्षणा है या नहीं। अगर आपकी भी शादी हो गई है और अगर आपको आपके घर में भी सुलक्षणा नारी है तो बहुत बहुत बधाई हो। और जो भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं और वो अगर समझती हैं कि वो सुलक्षणा है, तो फिर ये वीडियो अपने पति को जरूर दिखाएं एक बार। और इतना ही नहीं, आपको लगता है कि ऐसे भी जो आपके साथी लोग हैं जिनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है, तो भी इनको वीडियो जरूर दिखाएं और उन्हें प्रेरित करें कि वो रामायण पढ़ें, या सुधा मूर्ति जी या कोकिला जी अंबानी, इनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ें, या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, उससे उनको प्रेरणा मिलेगी। और उनको भी ज़्यादा शेयर करें, उनके साथ भी ज़्यादा शेयर करें जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और शादी करने के योग्य हैं। तो वो पहले से ही अपने कुछ पैरामीटर्स फिक्स कर लेवें कि मुझे इस पैरामीटर पे अगर जीवन साथी मिले तो अच्छा है। तो वो इस जो ग्रस्त जीवन है उसको शुरू करने से पहले ही सावधानी के साथ इसको आरंभ करें, ताकि उनका पूरा जीवन जो है अच्छा बना रहे। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये जो है स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है और फुल लाइफ के लिए होता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से इसका डिसीजन लेना चाहिए। तो हमने अपने 7 सुखों की श्रृंखला में आज तीसरा सुख पूरा किया है। जिन्होंने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके सारे लिंक रखूंगा, आप देख लेना। और इसी के साथ धन्यवाद।